दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़े आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ स्कॉलर्स डिफीट। दोस्तों, यहाँ स्कॉलर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। और डिफीट एक नाउन है जिसका मतलब होता है हार, और स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। तो क्या अर्थ हुआ? आ स्कॉलर्स डिफीट मतलब एक विद्वान की हार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज अ कस्टम टू हैव इंटेलेक्चुअल डिबेट्स इन कोर्ट्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज अ कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज। इट वॉज ए कस्टम मतलब ये रिवाज था। टू हैव इंटेलेक्चुअल डिबेट्स। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, मतलब बुद्धि से जुड़ा हुआ। डिबेट का मतलब होता है कोई बहस वगैरह। तो क्या अर्थ हुआ कि इट वॉज ए कस्टम, ये रिवाज था। टू हैव इंटेलेक्चुअल डिबेट्स मतलब कि बौद्धिक बहस का। इन कोर्ट्स दरबारों में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दरबारों में बौद्धिक बहस का रिवाज था। A ruler would organize such debates to see which scholars were most learned। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इस वाक्य में वुड का प्रयोग किया गया है। वुड का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत के को दर्शाने के लिए किया जाता है। और रूलर का मतलब होता है शासक, और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना। आ रूलर वुड ऑर्गेनाइज मतलब कि एक शासक, ऑर्गेनाइज मतलब कि उसका आयोजन करता। सच डिबेट्स इस तरह की बहसों का, डिबेट्स का वो आयोजन करता। टू सी ये देखने के लिए। विच स्कॉलर्स वर मोस्ट लर्नड। और दोस्तों, लर्न का मतलब होता है सीखा हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक शासक इस तरह के जो डिबेट्स होते थे, इस तरह की जो बहस होती है, उनका वो आयोजन करता ये देखने के लिए कि विच स्कॉलर्स वर मोस्ट लर्न की मतलब कौन से जो विद्वान हैं वो जो सबसे ज़्यादा सीखे हुए हैं। द अष्टदिग्गज ऑफ विजयनगर्स कोर्ट वर फेमस फॉर दिस। और दोस्तों, यहाँ विजयनगर के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे जिसका मतलब काकी के। तो क्या अर्थ हुआ? द अष्टदिग्गज ऑफ विजयनगर्स कोर्ट, जो अष्टदिग्गज थे कहाँ के? ऑफ विजयनगर्स कोर्ट, विजयनगर के दरबार के। वर फेमस फॉर दिस वो इसके लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे देखिए। One day their fame reached the ears of Ramchandra Naidu of Talikota, who himself was a great scholar। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन। देयर फेम मतलब जो उनकी प्रसिद्धि थी। रीच्ड वो पहुंची। कहाँ पहुंची? द ईयर्स ऑफ रामचंद्र, वो रामचंद्र के कानों में पहुंची। रामचंद्र नायडू के ऑफ तालीकोटा, तालुकोटा के जो रामचंद्र नायडू थे उनके कानों में उनकी प्रसिद्धि पहुंची। हु हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ हु का यूज़ किया जाता है। हु हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, जो खुद एक महान विद्वान थे। आगे देखिए। ही हैड डिफीटेड मैनी वेल नोन इंटेलेक्चुअल्स इन डिबेट। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर वर्ड बताया था डिफीट, वो नाउन है, साथ में वर्ब भी है। डिफीट का मतलब होता है हराना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है डिफीटेड।
तो जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड डिफीटेड मतलब कि उन्होंने हराया था मैनी वेल नोन इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल का मतलब है बुद्धिजीवी, और कई वेल नोन मतलब कई जाने माने बुद्धिजीवियों को हराया था इन डिबेट मतलब कि बहस में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही हैड डिफीटेड मैनी वेल नोन इंटेलेक्चुअल्स इन डिबेट मतलब कि उन्होंने कई जाने माने बुद्धिजीवियों को डिबेट में बहस में हराया था। आगे देखिए, वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड टू डिबेट विद द स्कॉलर्स एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। और दोस्तों डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। और डिबेट भी एक वर्ब के रूप में वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू डिबेट बहस करने का, विद द स्कॉलर्स मतलब कि विद्वानों के साथ, कहाँ पर, एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन उन्होंने कृष्णदेव राय के दरबार में विद्वानों के साथ बहस करने का फैसला किया। और ये किसके बारे में बात हो रही है, रामचंद्र नायडू के बारे में। चलिए आगे देखिए, द किंग रिसीव्ड हिम। रिसीव का मतलब किसी को, रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है, किसी को लाना भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग रिसीव्ड हिम, जो राजा थे उन्होंने उनका स्वागत किया, एंड मेड अरेंजमेंट्स फॉर हिम, और उन्होंने उनके लिए प्रबंध किए, टू स्टे रहने के लिए, इन द रॉयल गेस्ट हाउस, शाही जो मेहमान घर था, अतिथि घर, उसमें उनके रहने के उन्होंने इंतज़ाम किए। और दोस्तों आप यहाँ पे इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये एक दरबार का चित्र है जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। तो आप लोग बोलते हैं सर आप चित्र भी दिखाई कीजिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, द अष्टदिग्गज हैड हर्ड ऑफ नायडू एंड वर अफ्रेड ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, हियर मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, जो अष्टदिग्गज थे, हैड हर्ड उन्होंने सुना हुआ था नायडू के बारे में, एंड वर अफ्रेड और वो डरे हुए थे, ऑफ हिज नॉलेज उसके ज्ञान से, एंड स्किल और उसके हुनर से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अष्टदिग्गज थे उन्होंने भी नायडू के बारे में सुना हुआ था, और वो लोग उसके नॉलेज मतलब उनके ज्ञान और उनके हुनर से वो लोग डरे हुए थे। वॉट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ दे वर डिफीटेड, यदि वो हार जाते हैं, इन डिबेट बहस में, दे वुड बी मेड टू लुक वेरी फुलिश। दे वुड बी मेड टू लुक वेरी फुलिश मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मूर्ख दिखेंगे। दे वुड बी मेड टू लुक वेरी फुलिश मतलब कि उनको विवश किया जाएगा, टू लुक वेरी फुलिश मूर्ख दिखने के लिए। बट द रेपुटेशन ऑफ द विजयनगर किंगडम, और दोस्तों रेपुटेशन का मतलब होता है साख, तो उसे रेपुटेशन कहा जाता है। आप चाहें तो इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बट द रेपुटेशन ऑफ द विजयनगर किंगडम, लेकिन जो रेपुटेशन है, साख है, ऑफ द विजयनगर किंगडम, विजयनगर राज्य की, एंड कोर्ट और दरबार की, वुड ऑल्सो बी लॉस्ट, वो भी खत्म हो जाएगी। आगे देखिए, ओनली वन मैन, सिर्फ एक आदमी, कुड परहैप्स हेल्प, शायद, परहैप्स मतलब शायद, ओनली वन मैन कुड हैव परहैप्स हेल्प, शायद एक ही आदमी मदद कर सके, तेनाली रमन, दे साउट हिज हेल्प। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सीक का मतलब होता है मांगना, सेकंड फॉर्म है साउट, आप इसे नोट कर लीजिए, SOUGHT। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे साउट हिज हेल्प, उन्होंने उनकी मदद मांगी। किसकी मदद के बारे में बात हो रही है, किसकी मदद मांगी, तेनाली रमन की। आगे देखिए, तेनाली रमन वेंट टू द गेस्ट हाउस। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। तेनाली रमन वेंट टू द गेस्ट हाउस, तेनाली रमन गेस्ट हाउस मतलब कि अतिथि घर में गए। ही सेटल्ड डाउन इन द गार्डन। और दोस्तों सेटल डाउन का मतलब है बैठ जाना, सेकंड फॉर्म में सेटल्ड डाउन। ही सेटल्ड डाउन इन द गार्डन, और वो बगीचे में बैठ गए।
एंड बिगिन, और उन्होंने शुरू कर दिया। और दोस्तों बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, और उन्होंने शुरू कर दिया टू रिसाइट, रिसाइट मतलब सुनाना, और उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया पोएम, एक पोएम सुनानी शुरू कर दी अलाउड मतलब कि ऊंचे स्वर में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही सेटल डाउन इन द गार्डन एंड बिगेन टू रिसाइट अ पोएम अलाउड, मतलब कि वह बगीचे में बैठ गए और उन्होंने एक पोएम को सुनाना, मतलब ऊंचे स्वर में एक पोएम को सुनाना शुरू कर दिया। इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड बट ब्यूटीफुल। दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जटिल, तो आप चाहें तो आप इस वर्ड को नोट भी कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल और ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड बट ब्यूटीफुल, मतलब ये जटिल थी लेकिन सुंदर थी। रामचंद्रा नायडू वॉज टेकिंग अ वॉक आउटसाइड। और दोस्तों ये जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ वॉज या वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब हम कोई ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ वॉज का यूज़ किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, रामचंद्र नायडू वॉज टेकिंग अ वॉक आउटसाइड, मतलब रामचंद्र जो नायडू वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे बाहर। ही हर्ड द पोएम, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है, ही हर्ड द पोएम, उन्होंने कविता को सुना। एंड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, और वो बहुत प्रभावित हुए। बाय इट्स लैंग्वेज, उसकी भाषा से। एंड थॉट, और उन्होंने सोचा। एंड थॉट मतलब उसके विचार से। आगे देखिए, कमिंग अप टू द पोएट ही आस्क्ड, पोएट का मतलब है कवि, तो कमिंग अप टू द पोएट ही आस्क्ड मतलब कि कवि के पास आते हुए उन्होंने पूछा, हु आर यू, आप कौन हो, एंड वाई आर यू रिसाइटिंग अ पोएम हेयर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और यदि हम कोई इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले मेंशन किया जाता है। तो वाई मतलब क्यों, तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या पूछा, हु आर यू, आप कौन हो, एंड वाई आर यू रिसाइटिंग अ पोएम हेयर, और आप यहाँ पर एक पोएम क्यों गा रहे हो, क्यों सुना रहे हो। ओ आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मुझे खेद है। इफ़ आई डिस्टर्ब्ड यू, यदि मैंने आपको परेशान किया हो। सर श्रीमान, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आचार्य तेनालीरामन, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आचार्य तेनालीरामन, मैं आचार्य तेनालीरामन का एक विद्यार्थी हूँ। एंड आई एम मीटिंग अनदर स्टूडेंट, और मैं एक दूसरे स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। फ्रॉम द गुरुकुल, गुरुकुल के हेयर, गुरुकुल के किसी और अन्य स्टूडेंट से मैं यहाँ मिल रहा हूँ। ही हैज़ गॉन टू फैच अ बुक, और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो जिस तरह से पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो हमें हैव का यूज़ करना होता है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हमें वहाँ हैज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली ही के साथ हैज़ का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। और फैच का मतलब होता है लाना, तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने आगे क्या कहा, ही हैज़ गॉन, वह गया हुआ है, टू फैच लाने के लिए बुक। तो इस पूरे लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह एक किताब लाने के लिए गया हुआ है। ऑन लॉजिक, लॉजिक के ऊपर। फॉर द आचार्य, आचार्य के लिए। वाइल, जबकि। आई वेट फॉर हिम, जब मैं यहाँ पे मतलब इस दौरान में उसका यहाँ इंतज़ार करता हूँ। एक्सप्लेन्ड द क्लेवर तेनालीरामन, मतलब उस चालाक तेनालीरामन ने इस बात को समझाया। चलिए आगे देखिए, वेयर इज़ योर आचार्य, और दोस्तों ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और वेयर मतलब कहाँ, वेयर इज़ योर आचार्य, आपके आचार्य कहाँ हैं। आस्क्ड नायडू, नायडू ने पूछा। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ डिबेट, दोस्तों प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, तैयारी करना, तो उसने क्या जवाब दिया, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ डिबेट, वो एक डिबेट के लिए, बहस के लिए तैयारी कर रहे हैं श्रीमान। He has been selected to meet a famous scholar from Talikota who is said to be here in Hampi। दोस्तों इस वाक्य में हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज़ बीन का यूज़ किया जाएगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। और सिलेक्ट का मतलब है चयन करना, तो क्या अर्थ हुआ, ही हैज़ बीन सिलेक्टेड, उन्हें उनका चयन किया गया है।
टू मीट मिलने के लिए, अ फेमस स्कॉलर एक प्रसिद्ध इस विद्वान से मिलने के लिए उनका चयन किया गया है। और वो कहाँ से हैं? फ्रॉम तालीकोटा, तालीकोटा से। हु इज़ सेड टू बी हेयर इन हम्पी, जिस मतलब जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हम्पी में हैं। टुनाइट मतलब कि आज रात। ही इज़ रीडिंग अप सेवरल स्क्रिप्चर्स मतलब आज रात वो तैयार कर रहे हैं सेवरल स्क्रिप्चर्स, अनेक तरह के जो स्क्रिप्चर्स हैं, आलेख हैं उनको, एंड बुक्स और किताबों को, ऑफ लॉजिक, लॉजिक का मतलब तर्क की, इन प्रिपरेशन तैयारी में, फॉर द टुमारो कल की तैयारी में, फॉर द टुमारोज डिबेट कल के डिबेट के लिए, कल की बहस के लिए। तो उन्होंने उनको क्या बताया कि वही वो जो हैं वो कई तरह के जो स्क्रिप्चर्स हैं, आलेख हैं, उनको पढ़ रहे हैं जो तर्क के बारे में हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो तैयारी कर रहे हैं जो कल के डिबेट के लिए। आगे देखिए, आई वॉज रिसाइटिंग अ पोएम, मैं एक पोएम सुना रहा था। आई कंपोज जो मैंने तैयार की, कंपोज का मतलब तैयार करना, सो दैट ताकि, ही में अप्रूव ताकि वो इसे अप्रूव कर दें, ऑफ इट ही में अप्रूव इट ताकि वो इसे अप्रूव कर दें, सेट द स्टूडेंट स्टूडेंट ने कहा, विद्यार्थी ने कहा। आगे देखिए, बाय देन मतलब तब तक, अनदर मैन केम अप एक और आदमी आया, एंड बोर्ड टू नायडू, और बो का मतलब सर झुकाना, और ये सेकंड फॉर्म है, एंड बोर्ड टू नायडू, और वो नायडू के आगे उसने सर झुकाया, झुका। तेनालीरामन वेंट ऑफ, जो तेनालीरामन थे वो चले गए, विद हिज फ्रेंड अपने दोस्त के साथ। नाउ अब, रामचंद्रा नायडू बिकेम वेरी थॉटफुल, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर एडजेक्टिव को वर्ब के लिए वर्ब बनाने के लिए बिकम का यूज़ किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो थॉटफुल है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सोच में होना, और ये इसे वर्ब बनाने के लिए बिकम का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ अब, रामचंद्रा नायडू बिकेम वेरी थॉटफुल, मतलब जो रामचंद्र नायडू थे वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो गए, मतलब कि विचारशील हो गए। दैट पोएम वॉज नॉट जस्ट गुड, उन्होंने क्या कहा कि जो पोएम थी वो सिर्फ अच्छी नहीं थी, इट वॉज एक्सीलेंट, वो सर्वोत्तम थी, एंड और इट वॉज रिटन बाय ए स्टूडेंट, और इसे एक विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया, ऑफ तेनालीरामन, और इसे एक तेनालीरामन के एक विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया। थॉट नायडू, नायडू ने सोचा। तेनालीरामन इज़ दिस मैंस गुरु, जो तेनालीरामन है वो इस आदमी का गुरु है। इफ़ द स्टूडेंट इज़ सो गुड, यदि जो स्टूडेंट है विद्यार्थी है वो इतना अच्छा है, वॉट मस्ट बी द इंटेलिजेंस ऑफ तेनालीरामन हिमसेल्फ, फिर खुद तेनालीरामन की जो बुद्धिमानी है वो कितनी ज़्यादा होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाए जाते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर दो वर्ब का यूज़ किया गया है, तो पहली वर्ब के बाद टू और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉन्ट मतलब चाहना, टेक मतलब लेना। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क, वह रिस्क मतलब कि जोखिम नहीं लेना चाहता था, ऑफ लूजिंग हिज रेपुटेशन, अपनी साख को गंवाने का, खोने का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज रेपुटेशन, मतलब वह अपनी साख को गंवाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। रिस्क मतलब जोखिम। आगे देखिए, सो इसलिए, क्वाइटली मतलब कि खामोशी से, इन द नाइट रात में, नायडू लेफ्ट हम्पी, लीव मतलब छोड़ना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट या रवाना होना, चले जाना। सो क्वाइटली मतलब इसलिए खामोशी से, इन द नाइट रात में, नायडू लेफ्ट हम्पी, नायडू ने हम्पी छोड़ दिया, एंड वेंट बैक टू तलीकोटा, और वो तलीकोटा वापस चला गया। वंस अगेन फिर एक बार, तेनाली रमन शार्प ब्रेन, जो तेनालीराम का जो तेज दिमाग था, एंड हैड सेव्ड विजयनगर्स रेपुटेशन, उसने विजयनगर की साख को बचा लिया था। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में आपको समझ भी आई होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों मैं चाहूँगा आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूँ ताकि आप कुछ होमवर्क भी करें और आप भी एक दो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा यहाँ पे हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट का एक नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो मैं आपको आज दो वाक्य दूंगा, तो आपको दो वाक्य बनाने हैं और वो दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए।
पहला वाक्य है वह नहीं खेला। वाक्य है वह नहीं खेला। दोस्तों इस वाक्य, ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है वह नहीं खेला, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर एक वर्ब का यूज़ आपको करना है। अब जो मैं आपको अगला वाक्य देने वाला हूँ ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन यहाँ पर आपको दो वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो आप उस वाक्य को ध्यान से सुन लीजिए। वह खेलने नहीं आया। दूसरा वाक्य है वह खेलने नहीं आया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।